हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या जिसको हम आम ज़बान में प्रोसीजर भी कहते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से इंडिविजुअल को ट्राई किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। हमने इससे पहले देखा था कि कोर्ट की कंपोजिशन क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को अंडरस्टैंड किया था। आज हम ये समझेंगे कि ये कोर्ट काम किस तरह से करती है, हाउ दिस कोर्ट वर्क्स टू ट्राई द इंडिविजुअल्स एंड पनिश द इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो जो नेशनल लीगल सिस्टम है उसका डिफरेंस है इंटरनेशनल लीगल सिस्टम से। यानी कि जिस तरह से नेशनल कोर्ट्स में जो स्टेजेस होती हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं की जाती। यानी कि हमारा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो स्टेजेस हैं, जो कॉमन स्टेजेस हैं, वो है एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद सबमिशन ऑफ चालान, जिसको पुलिस रिपोर्ट भी समटाइम कहते हैं, और इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसको हम फर्द जुर्म कहते हैं, और इसके बाद ट्रायल, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है तो ट्रायल कमेंस हो जाता है, और ट्रायल के अंदर जो है कोर्ट एविडेंस लेती है और फिर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कोर्ट या तो कन्विक्ट करती है या एक्विट कर देती है। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं होती या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती। इसमें जब भी हमने इसकी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करना है तो उसमें 3 तरह के मोड्स हैं जिससे हम इसकी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, यानी कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो आप एक एफआईआर करवाते हैं। अगर वो 4 ऑफेंसेस जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ अग्रेशन, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अगर कोई भी इंडिविजुअल ये 4 क्राइम कमिट करेगा तो 3 तरह से जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट किया जा सकता है। वो कौन से 3 तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है स्टेट रेफरल, के अगर कोई स्टेट जो है वो रेफरल भेजती है। स्टेट कौन सी? वो स्टेट जो कि मेंबर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, यानी कि जो 124 स्टेट्स हैं उनकी, उनमें से कोई भी स्टेट अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट रेफरल फॉरवर्ड करेगी तो इस तरह से जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट किया जा सकता है। सेकंड है द रेफरल बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अगर रेफरल फॉरवर्ड करेगी किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, तब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। और थर्ड है कि अगर प्रोसिक्यूटर जो है उसको कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस बुनियाद पे भी प्रोप्रियो मोटो जो है, यानी कि ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है उनको स्टार्ट कर देता है। जब भी ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी इन 3 तरीक़ेकार से, यानी कि अगर कोई स्टेट रेफ़र करती है, सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरल है, या प्रोसिक्यूटर जो है वो इनिशिएट करता है बाय प्रोप्रियो मोटो, तो क्या होगा? सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर 3 तरह की असेसमेंट्स होती हैं। सबसे पहली जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट, सेकंड है एडमिजिबिलिटी असेसमेंट, और थर्ड है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस असेसमेंट। तो जो सबसे पहली है जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट, इसके अंदर कोर्ट जुरिस्डिक्शन चेक करेगी कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी बनती है। तो उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को चेक किया जाएगा कि क्या जहां ऑफेंस हुआ है वो उस टेरिटरी के ऊपर आईसीसी की जुरिस्डिक्शन है, या अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है जो कि उस टेरिटरी में नहीं है, जो कि आईसीसी की मेंबर्स हैं, तो क्या उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है पर्सनल जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, या टेम्पोरल जुरिस्डिक्शन को चेक किया जाएगा। और लास्टली सब्जेक्ट मैटर के क्या इंडिविजुअल ने वो ऑफेंसेस कमिट किए हैं जो कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो असेसमेंट है जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट के बाद, वो है एडमिजिबिलिटी असेसमेंट। एडमिजिबिलिटी असेसमेंट के अंदर जो प्रोसिक्यूटर है उसने 2 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी जो है हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी के टॉपिक के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आईसीसी जो है ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को अगर नेशनल कोर्ट्स ट्राई कर रही हैं तो इनको आईसीसी के अंदर नहीं ट्राई किया जा सकता। यानी कि जो नेशनल कोर्ट्स हैं उनकी पहले जुरिस्डिक्शन है और बाद में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो अगर कोई कोर्ट किसी इंडिविजुअल को ट्राई कर रही है पहले से, तो फिर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो है वो अंडर द एडमिजिबिलिटी जो असेसमेंट है उसके अंदर से वो उसको निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट, एक नेशनल कोर्ट उसको ट्राई कर रही है, तो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा फॉर द प्री ट्रायल चैम्बर। इसके बाद
जो एडमिजिबिलिटी असेसमेंट है वो होती है नेक्स्ट ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी का मतलब ये है कि ये चेक किया जाएगा कि क्या जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी ग्रेविटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या वो एक वाइडर स्केल के अंदर हुआ है। इसमें आप इस तरह से सिंपली इसको समझें कि जैसा कि पीपीसी के की एक एक्सेप्शन भी है सेक्शन 95 के अंदर कि जो स्लाइट हार्म होता है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं होती, वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होता। तो लिहाजा वार क्राइम या जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है या जिनोसाइड है या जो क्राइम ऑफ अग्रेशन है, इनकी ग्रेविटी को चेक करेगा प्रोसिक्यूशन का जो ऑफिस है वो इनको चेक करेगा, और इसको हम कहते हैं कि एडमिजिबिलिटी असेसमेंट। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, जुरिस्डिक्शन को चेक करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या ये केस ऑलरेडी किसी नेशनल कोर्ट में तो नहीं चल रहा, और फिर ये चेक किया जाएगा कि इसकी ग्रेविटी क्या है। और इसके बाद जो थर्ड है वो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस असेसमेंट। ये चेक करना भी प्रोसिक्यूटर का काम है कि क्या हमारी जो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं उसकी वजह से जस्टिस भी सर्व होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडिविजुअल को ट्राई करती है कोर्ट लेकिन उसका नुकसान इतना बड़ा है कि वो उसकी वजह से पूरी रियासत जो है वो तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो सर्व नहीं होगा। तो लिहाजा कोर्ट ने जस्टिस को भी चेक करना है कि क्या जस्टिस जो है वो सर्व होगा या नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन जब भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से केस आगे इन्वेस्टिगेशन में जाता है तो उसका नाम बन जाता है सिचुएशन। यहाँ पे सिचुएशन का मतलब ये है कि अब इवन आप अब आईसीसी की वेबसाइट पे जाकर देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा होता है सिचुएशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि अब वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से गुजर गई है स्टेज, अब वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर आ गई है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे वर्ड यूज़ होता है सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि प्रोसिक्यूटर जो है उसने तमाम तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जिसमें उसने एविडेंस को कलेक्ट करना है, उसने इंस्पेक्शन करनी है, जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पर जाकर उसने विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। जिस तरह से एक नॉर्मल एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी जो प्रोसिक्यूशन का ऑफिस है वो कंडक्ट करेगा। और उसके बाद अगर प्रोसिक्यूटर को लगता है कि ये क्राइम वाकई कमिट हुआ है और एविडेंस है कि इस ऑफेंस को, इस इंडिविजुअल को आगे प्री ट्रायल चैम्बर में लेकर जाया जाए, नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाया जाए, तो अब क्या होगा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को जो केस की जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड कर देगा प्री ट्रायल चैम्बर को। और अगर प्रोसिक्यूटर को लगता है कि नहीं ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो वो यहीं पर इस केस को स्टॉप कर देगा, और इसको कहा जाता है कि डेफरल, कि वो इसको डेफर कर देगा। और अगर उसको कभी दोबारा कोई एविडेंस मिल गया तो फिर वो उसको वहीं से दोबारा इनिशिएट भी कर सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें होता ये है कि अगर प्रोसिक्यूटर को ये लगता है कि क्योंकि हमने इसको प्री ट्रायल चैम्बर में लेकर जाना है तो प्री ट्रायल चैम्बर में उसकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो कोर्ट जो प्री ट्रायल चैम्बर है, प्री ट्रायल चैम्बर जो है उसमें 3 जजेस होंगे कम अज़ कम। जब भी केस सुनेगी प्री ट्रायल चैम्बर तो 3 जजेस होंगे, उनको वो कहेगी कि इसके या तो समन्स जारी करें या फिर अरेस्ट वारंट जारी करें, और वो कोर्ट जो है वो उसको अरेस्ट वारंट जारी करेगी उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट, और फिर वो कोर्ट के अंदर अपेयर होगा। अगर मिसाल के तौर पर वो अपेयर नहीं होता, आप इसमें प्यूटन की मिसाल ले लें कि प्यूटन जो है उसके अगेंस्ट आईसीसी ने वारंट जारी किया और वो अपेयर नहीं हुआ, तो क्या ये एक डेडलॉक सिचुएशन है? क्योंकि आईसीसी का स्टैट्यूट ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल कोर्ट के सामने अपेयर नहीं होगा तो प्री ट्रायल चैम्बर जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर डेडलॉक नहीं है, ये बेसिकली उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो अब उन 124 स्टेट्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता जो कि आईसीसी की मेंबर स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर वो उन 124 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में गया, जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है प्यूटन, तो उसको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके लिए एक किस्म की जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है वो लग चुकी है उसके ऊपर इस वारंट की वजह से। तो अब प्री ट्रायल चैम्बर जब वारंट जारी कर देगा और से फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट में अपेयर हो जाता है और उसको स्टेट जो है वो हैंड ओवर कर देती है, सरेंडर कर देती है आईसीसी के, तो अब क्या होगा, उसकी फर्स्ट हेयरिंग होगी और प्री ट्रायल चैम्बर के सामने होगी। ये जो चैम्बर है प्री ट्रायल चैम्बर, ये एक यूनिक फीचर है, इसमें उसका ट्रायल बिगन नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसको चेक किया जा रहा है कि क्या इस हमारे पास इतना एविडेंस है कि इसको ट्रायल के लिए फॉरवर्ड किया जाए। तो इस स्टेज के ऊपर क्या होगा, ये चेक किया जाएगा कि जो एविडेंस जो कलेक्ट हुआ है क्या वो सफिशेंट है ट्रायल के लिए, और अगर प्री ट्रायल चैम्बर को ये लगता है कि यस सफिशेंट है तो फिर वो इस जो चार्जेस जो के रिपोर्ट में सबमिट करवाए हैं प्रोसिक्यूटर ने वो उनको कंफर्म कर देगी और केस को फॉरवर्ड कर देगी ट्रायल चैम्बर को। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडिविजुअल है उसके लिए वर्ड इस स्टेज तक यूज़ होता है सस्पेक्ट।
और जब उसके ऊपर चार्जेस कंफर्म करके फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं ट्रायल चैम्बर को, तो अब उसके नाम के साथ लग जाता है एक्यूज्ड, यानी कि दिस इज द शिफ्टिंग फ्रॉम द सस्पेक्ट टू द एक्यूज्ड। और अगर बिल फर्स्ट प्री ट्रायल चैम्बर को ये लगता है कि जो चार्जेस हैं वो उन पर एविडेंस जो है वो स्ट्रेंथन नहीं है, ये वो इंडिविजुअल नहीं है जिसका इसके अंदर कोई रोल है, तो फिर जो है प्री ट्रायल चैम्बर जो है वो उसको डिसमिस भी कर सकती है। अब अगर प्री ट्रायल चैम्बर जो है वो कंफर्म कर देती है चार्जेस, तो क्या होगा, अब ट्रायल चैम्बर के अंदर मामला आ जाएगा और ट्रायल चैम्बर के अंदर भी 3 जजेस होंगे कम से कम। और जो ये 3 जजेस हैं, ये चाहे प्री ट्रायल चैम्बर में हो या ट्रायल चैम्बर के अंदर हो, ये अलग अलग जजेस होंगे और इनका जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी बेस्ड होगा, यानी कि 3 में से 2 जो है उनका वोट काउंट होगा। अब आ जाएं ट्रायल चैम्बर काम कैसे करता है। ट्रायल चैम्बर के सामने जब भी कोई केस आएगा, उसमें उस पे जो चार्जेस हैं वो कंफर्म होकर भेजेगी प्री ट्रायल चैम्बर। तो प्रोसिक्यूशन जो है उसने केस को प्रूव करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि इस कोर्ट में वही प्रिंसिपल है कि जो एक्यूज्ड है दैट इज प्रिज्यूम्ड एज एन इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। तो अगर तो प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकती तो क्या होगा, उसको एक्विट कर दिया जाएगा। तो ट्रायल चैम्बर 2 तरह की जजमेंट दे सकता है, एक कन्विक्शन की और एक एक्विटल की। तो जो वर्डिक्ट ऑफ गिल्ट होगी उसके अंदर जो कोर्ट है वो पनिशमेंट्स जो हैं वो अगर तो सवेयर ऑफेंस है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकती है, और अदरवाइज अप टू 30 ईयर्स तक जो है इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो पनिश कर सकती है। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि आईसीसी के अंदर डेथ पेनल्टी नहीं है, इसमें या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 30 ईयर्स तक इंप्रिजनमेंट है, या फिर इसके अलावा जो रिपरेशंस हैं, जो आपके ऊपर जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन के लिए आपको पनिश किया जा सकता है। जब ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर देगी, अपना फैसला दे देगी, चाहे वो कन्विक्शन हो या एक्विटल हो, तो अब दोनों के पास ये राइट होगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन के पास भी और डिफेंस के पास भी ये राइट होगा कि वो अपील कर सकते हैं। तो अब अपील स्टेज आ जाएगी। अपील स्टेज क्या होती है? अपील स्टेज होती है जिसमें 5 जजेस का चैम्बर होगा और उन 5 जजेस के अंदर वो जजेस नहीं होंगे जिन्होंने ट्रायल कंडक्ट किया था, और उनमें 5 जजेस के अंदर एक वो जज होगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो एपलेट कोर्ट जो है उसमें अगर प्रोसिक्यूटर आता है या डिफेंस काउंसिल आती है तो उस पर अपील सुनी जाएगी, और अगर एपलेट कोर्ट को लगता है कि नीचे ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं है ऑन लीगल ग्राउंड या फैक्ट्स की बुनियाद पर या एविडेंस की लैक की वजह से, तो एपलेट कोर्ट उस डिसीजन को रिवर्स भी कर सकती है, उसको अमेंड भी कर सकती है और उसको अपहोल्ड भी कर सकती है। और जब एपलेट कोर्ट अपना डिसीजन सुना देगी तो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द केस। इसके बाद सिर्फ अगर तो कन्विक्शन है तो फिर क्या होगा कि उसकी सज़ा को एनफोर्स करवाया जाएगा, और एनफोर्समेंट के लिए आईसीसी की कोई अपनी बॉडी नहीं है जो उसको एनफोर्स करवाती है। आईसीसी ने डिफरेंट स्टेट्स के साथ एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, तो वो स्टेट्स जिनके साथ आईसीसी के एग्रीमेंट हैं उन स्टेट्स में उस इंडिविजुअल उस कल्प्रेट को भेज दिया जाएगा और वहाँ पर वो अपनी सज़ा पूरी करेगा। इसके अलावा अगर उसको एक्विट कर दिया जाता है तो भी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब आईसीसी जो है अपने ट्रस्ट फंड से जिसको एक्विट किया गया है उसको कंपनसेट करेगी कि तुम्हारे साथ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, कि इतना टाइम आपको अजियत में रखा गया, आप इससे मेंटली टॉर्चर हुए हैं, तो अगर हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट भी किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो स्टेजेस हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ये समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।